जहां आफ्ताब बोल भी रहा है और राज खोल भी रहा है, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि यह आरोपी बहुत ही शातिर है। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस इसी सच्चाई को जानने के लिए आफ्ताब का नार्को टेस्ट करवाएगी। साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट की इजाजत के लिए अर्जी लगाई और कोर्ट ने नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा और इस टेस्ट से यह पता चलेगा कि वो कौन सी बातें सच बता रहा है और कौन सी बातें झूठ हैं। आरोपी आफ्ताब कई तरह के खुलासे कर रहा है, कई राज बेपर्दा हो रहे हैं पूछताछ में, लेकिन साकेत कोर्ट से इजाजत मांगी थी दिल्ली पुलिस ने कि आरोपी का नार्को टेस्ट कराना है टेस्ट, और इस टेस्ट में ही सच्चाई सामने आ सकती है, जिसके बाद अदालत ने, कोर्ट ने नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। और इसका मतलब यह हुआ कि आफ्ताब अब नार्को टेस्ट से होकर गुजरेगा और उसमें ही पता चलेगा कि यह जो शातिर आरोपी है वो कौन सी बातें सच बोल रहा है और कौन सी बातें झूठ बता रहा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक कई तरह के बयान आफ्ताब ने दिए हैं, कई जानकारियां दी हैं जिनमें एक दूसरे से अलग जानकारियां हैं, यानी कि बयान उसके लगातार बदल भी रहे हैं। कई चीजें ऐसी हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है और आफ्ताब की सच्चाई पता लगाने के लिए कि वो कौन सी बातें सच बता रहा है, किन बातों में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीजें नार्को टेस्ट के बाद सामने आ जाएंगी। पुलिस ने अदालत के सामने ये अर्जी रखी थी, याचिका लगाई थी कि नार्को टेस्ट आरोपी का कराना है, जिस पर कोर्ट ने इजाजत दे दी है। और अब तक क्या क्या आफ्ताब ने बताया है, उसके मुताबिक जो पुलिस के हवाले से जानकारी मिली है, आपको दिखाते हैं ये हैवान हॉरर स्टोरी कि दरअसल हुआ क्या। छाती पर बैठकर पहले आफ्ताब ने श्रद्धा की गर्दन दबाई, इसके बाद आरी से बॉडी को काट डाला और एक दो नहीं, बॉडी के 35 टुकड़े किए थे इस आफ्ताब ने। इसके बाद क्या हुआ, उन सभी टुकड़ों को एक बड़ा सा फ्रीजर जो इसने खरीदा था, उस फ्रिज में शव के टुकड़े रखे आफ्ताब ने। फ्रिज में सबसे सामने की तरफ उसने खोपड़ी रखी और हैरानी की बात यह है, खुलासा यह हो रहा है कि खोपड़ी का मेकअप भी किया, यानी कि जान ले ली, खोपड़ी अलग कर दी, फ्रिज में आगे की ओर रखी और फिर उसका मेकअप किया। रोज फ्रिज खोलकर उस खोपड़ी को देखा करता था यह आरोपी सन की आफ्ताब। रात 2 बजे उठकर शव के टुकड़े फेंकने के लिए जंगल की ओर जाता था यह आफ्ताब। रात 2 बजे शव के कुछ टुकड़े उठाता था और जंगल की तरफ जाता था, वहां पर टुकड़ों को ठिकाने लगाता था। जंगल समेत कई जगहों पर शव के टुकड़े फेंकने की बात इसने कबूल की है। एमसीडी की कूड़ा गाड़ी में शव के कुछ टुकड़े फेंके हैं, यह भी इस आरोपी ने बताया है। आफ्ताब ने बताया है कि सिर्फ जंगल में नहीं बल्कि कूड़ा गाड़ी में भी इसने टुकड़े फेंके हैं। और आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद इस हत्याकांड को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कभी वो ब्रेकअप दिखाने के लिए हत्या के बाद उसके फोन से खुद को पैसे भेजता था, तो कभी श्रद्धा के चेहरे का मेकअप करता था, तो कभी वो पागलपन का नाटक भी करता था। लेकिन जब उसे लगा कि वो फंस रहा है तो वो सबूत मिटाने लगा और पुलिस को गुमराह करने के लिए तरह तरह की बातें बनाने लगा। जिसके बाद आफ्ताब के नार्को टेस्ट के लिए पुलिस ने अदालत में अर्जी दी और अब पुलिस को नार्को टेस्ट की इजाजत मिल गई है। पहले आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, फिर लाश को आरी से 35 टुकड़ों में काटा, फिर फ्रिज खरीदकर टुकड़ों को फ्रिज में रखा, फ्रिज में कई दिनों तक श्रद्धा की खोपड़ी रखी, कई दिनों तक श्रद्धा के चेहरे को फ्रिज में बिल्कुल सामने रखे रहा और फेस का मेकअप भी किया। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफ्ताब इंसान की कैटेगरी से निकलकर हैवान बन चुका था, बल्कि यूं कहें कि वो हैवानों को भी पीछे छोड़ चुका था। अब उसमें सभी संवेदनाएं खत्म हो चुकी थीं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो फ्रिज खोलकर श्रद्धा के कटे चेहरे को देखा करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान आफ्ताब ने खुलासा किया कि
आफताब ने शव के टुकड़े करने के बाद श्रद्धा की खोपड़ी को सबसे आखिर में फेंका था। ये खुलासा हुआ है कि श्रद्धा की खोपड़ी को आफताब ने फ्रिज में सबसे सामने रखा था। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि वो जब भी फ्रिज खोले तो श्रद्धा का चेहरा देख सके। हैरान करने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि आफताब ने श्रद्धा की खोपड़ी का मेकअप भी किया था। आफताब पुलिस के सामने कत्ल की इस कहानी को कबूल कर चुका था, लेकिन जैसे जैसे श्रद्धा मर्डर केस की जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासे समझने के लिए काफी हैं। आफताब ने श्रद्धा का मर्डर अचानक नहीं किया, बल्कि उसने दिमाग में श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बहुत पहले बना लिया था। और अब पुलिस श्रद्धा के कत्ल के सबूतों को एक एक करके तलाश कर रही है, और इस तलाश के हर मोड़ पर आफताब की दरिंदगी की एक नई कहानी मिल जाती है। और अब इन कहानियों को अमली जामा पहनाने के लिए पुलिस को आफताब के खिलाफ सबूतों की जरूरत है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने पहले भी कई बार श्रद्धा को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसने कभी हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि मुंबई में श्रद्धा के काफी दोस्त उससे लगातार मिलते रहते और उससे संपर्क में रहते थे। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा को आफताब पर हमेशा शक रहता था कि वो किसी और लड़की के साथ भी डेट कर रहा है, जबकि आफताब को लगता था कि श्रद्धा की जिंदगी में भी कोई दूसरा लड़का है। इस बीच पुलिस उस बद्री की तलाश में जुट गई है जो आफताब का दोस्त बताया जाता है। बद्री से आफताब की मुलाकात हिमाचल प्रदेश घूमने के दौरान हुई थी। दिल्ली में रहने से पहले आफताब और श्रद्धा हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे। बद्री के कहने पर ही आफताब और श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर में रहने आए थे। बद्री छतरपुर में ही रहता है और अपना कमरा लेने से पहले आफताब और श्रद्धा बद्री के कमरे में रुके थे। पुलिस को लगता है कि श्रद्धा हत्याकांड में बद्री कई अहम खुलासे कर सकता है। पुलिस को बद्री को लेकर कई अहम सुराग भी मिले हैं, और अगर वो हाथ आ गया तो शायद इस मर्डर के कई राज खुल सकते हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और इस मामले में अपडेट यह है कि पुलिस का कहना है कि अभी तक उनको नार्को टेस्ट की लिखित ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है। कल जब आफताब को कोर्ट में पेश करेंगे तब नार्को टेस्ट पर फैसला लेंगे। आरोपी की इसमें सहमति जरूरी है और यह प्रक्रिया काफी लंबी है, जिसके बाद ही आफताब का नार्को टेस्ट हो सकेगा। प्रमोद शर्मा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। यशा कोटक इस वक्त हमारे साथ हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले प्रमोद के पास चल रहे हैं। प्रमोद, अभी भी प्रक्रिया लंबी है, अदालत ने इजाजत दी है लिखित कॉपी के आने में, और एक इसमें प्रावधान यह कि आरोपी की मंजूरी भी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर किसी इंसान का नार्को टेस्ट करवाना होता है तो उस इंसान की सहमति ज़रूरी होती है। इसके लिए बाकायदा कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। दिल्ली पुलिस ने भी शनिवार को जब गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था तो उसी दौरान जो है नार्को टेस्ट की एक एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में लगा दी थी, जो अभी जो विचाराधीन है। जो हमारे कोर्ट के सोर्सेज थे उन्होंने बताया कि परमिशन जो है वो ग्रांट कर दी गई है, लेकिन अभी तक जो ऑर्डर कॉपी होती है, लिखित कॉपी, वो पुलिस को नहीं मिली है। कल जब उसे दोबारा पेश किया जाएगा 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद, तो इस नार्को टेस्ट के ऊपर भी फैसला लेगा और पुलिस जो है कल उसका फर्दर रिमांड जो है और मांगेगी, क्योंकि पुलिस के पास 14 दिन का रिमांड लेने का अधिकार होता है। और जब अगर कोर्ट की परमिशन हो जाती है तो क्योंकि नार्को जो टेस्ट होता है उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया जाता है। उसके कुछ सारे जो आरोपी है उसके जो काफ़ी सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसका फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ कई सारे ऐसे सेशन होते हैं जो उसके साथ बैठ के एक्सपर्ट उनसे बात करते हैं, और उसके बाद करीब 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगता है नार्को टेस्ट करने के लिए। तो ये जो प्रक्रिया है कोर्ट के आदेश के बाद ही शुरू होती है, और जब आरोपी अगर अपना नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार होता है तो अभी जो है जो कल इसको जब आरोपी को पेश करेंगे और इसके जो फर्दर रिमांड जो है आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस कहेगी, तो उसके साथ ही जो है नार्को टेस्ट की जो है ऑर्डर पे जो है अभी तक, क्योंकि कोर्ट ने उसको खारिज भी नहीं की है और अभी कोई लिखित आदेश भी नहीं दिया है, तो नार्को टेस्ट क्योंकि पुलिस चाहती है कि एक साइंटिफिक एविडेंस के तौर पे जब इसका टेस्ट होगा तो वो सच्चाई सामने आ सकती है जो इसने अपने सीने में दफन की हुई है। ये पुलिस को जो बता रहा है, हो सकता है कि ये पुलिस से छुपा रहा हो। और नार्को टेस्ट जब भी होता है तो सवालों की एक फेरिस्त जो है वो जो डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको दे दिया जाता है। वो कुछ सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं या जो चीज़ है वो बॉडी में डाल के उसको जो है सेमी
अनकॉन्शियस पोजीशन में लाने के बाद उनसे वो सवाल करते हैं, दोहराते हैं, जिससे कि वो झूठ ना बोल पाए, उसका जो भी सीने में होता है सच वो बोल पाए। ये जो सारा जो नार्को टेस्ट होता है ये कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता, इसे सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन एक डायरेक्शन जो है इन्वेस्टिगेशन की, कुछ सारे जो लीड्स होती है वो पुलिस को इसमें मिल जाती है। और इस केस में भी जो है पुलिस यही चाहती है कि नार्को टेस्ट के जरिए जो चीज़ें ये छुपा रहा है या जो चीज़ें खुल के नहीं बता रहा, क्योंकि अभी तक पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहा है, जो पुलिस पूछ रही है सब कुछ बता रहा है, हिंदी आते हुए भी इंग्लिश में बात कर रहा है, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट दिखा रहा है। कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब ये नहीं दे रहा। जहाँ पुलिस उसको ले जाना चाहती है, पूछती है, वहाँ जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा। तो पुलिस को कहीं ना कहीं इसकी खामोशी, इसका जो बिल्कुल स्वभाव है, वो भी इसकी प्लानिंग का हिस्सा लग रहा है। ये शातिराना तरीके से कहीं छुपाने की या पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। नार्को टेस्ट के जरिए वो सच्चाई कहीं ना कहीं सामने निकल कर आएगी, ऐसा पुलिस को लगता है। यशा कोटेक इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई, उनकी तरफ हम चल रहे हैं। यशा, एक तरफ श्रद्धा का परिवार है जो ये कह रहा है कि नहीं, ये आरोपी जो है इसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जैसा हाल श्रद्धा का हुआ। दूसरी तरफ आफताब का जो परिवार है उसका हाल क्या है, वो क्या कह रहे हैं? जी राम, आपने सही कहा कि जहां श्रद्धा की फैमिली एक जगह कोऑपरेट कर रही है इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि उन्होंने खुद ये डिमांड की थी कि जो है इसके अगेंस्ट यानी कि आफताब के अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई हो। वहीं दूसरी तरफ जो है आफताब की फैमिली की बात करें तो हम यहीं खड़े हैं, यहाँ वसई में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यही लोकेशन था यूनिक पार्क, जहाँ पे कुछ समय पहले तक यानी कि 15 दिन पहले तक जो है आफताब की फैमिली यहीं रहा करती थी। आखिरी बार जब नवंबर 3 को आफताब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया मानिकपुर पुलिस स्टेशन में, उसके बाद ना ही आफताब ना ही उसकी फैमिली यहाँ पे है। 15 दिन पहले आफताब यहाँ आया था, वो अपनी फैमिली को यहाँ से फैमिली निकल गई है। फैमिली तकरीबन 15 से 20 साल तक यहीं पे रहती थी, इसी घर में। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जब आखिरी बार आफताब मुंबई आया तब उसकी फैमिली यहाँ से निकली। फैमिली ने आसपास के पड़ोस के लोग को ये कह दिया कि वो यहाँ से जा रहे हैं, मुंबई की तरफ रह रहे हैं, मीरा रोड में कहीं रहने जा रहे हैं, ऐसा कह के फैमिली यहाँ से निकल गई। अब इस पर काफ़ी सवाल सामने आते हैं राम, क्योंकि क्या फैमिली को पता चल गया था, क्या आफताब ने फैमिली को बता दिया था कि दिल्ली में जो है उसने श्रद्धा का मर्डर किया, इसलिए फैमिली यहाँ से निकल गई? क्योंकि अभी जो है ये कहा जा रहा है कि जो घर है आफताब का वहाँ पे उन्होंने किराए पे दे दिया है और फैमिली यहाँ से कहीं और चली गई है। तो इसमें भी काफ़ी सवाल उठते हैं। जहाँ पुलिस से पूछा गया मानिकपुर पुलिस स्टेशन में, जो जिस हद में इसका घर आता है यानी कि आफताब का घर आता है, तो पुलिस ने कहा कि उन्हें ये भी पता नहीं है कि फैमिली कहाँ गई है, यानी कि फैमिली कुछ भी बताए बिना यहाँ से निकल गई है 15 दिन पहले। आखिरी बार जब है हम देख रहे थे कि स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुआ था आफताब का, यानी कि आफताब ने जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था उससे ये पूछा गया था कि श्रद्धा कहाँ है, लेकिन आफताब ने जो है मानिकपुर पुलिस स्टेशन में कोई भी बात नहीं बताई कि श्रद्धा के साथ उसने क्या किया। यहाँ तक कि उसने कॉन्स्टेंटली मानिकपुर पुलिस स्टेशन में यही कहा है कि उसकी बातचीत आखिरी बार श्रद्धा से 22 मई को हुई थी, लेकिन अब उसके जो है बैंक ट्रांजैक्शन भी सामने आए, जिससे ये जो पूरी गुत्थी है यानी कि महाराष्ट्र पुलिस ने जिसके चलते पूरी गुत्थी सुलझाई है वो इस बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए सामने आए थे। जी राम, बिल्कुल। तो एक तरफ आफताब का परिवार अभी पता नहीं कि कहां पर है, यानी कि पहले क्या आफताब ने यह जानकारी परिवार को दे दी? जो यशा सवाल खड़ा कर रहे हैं वो बहुत ही वाजिब है कि क्या ये जानकारी पहले दे दी गई परिवार को कि कुछ ऐसा होने वाला है और आप लोग यहां से चले जाइए। अब ऐसे में आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि ये जो नार्को टेस्ट जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं और नार्को टेस्ट जिसके जरिए सच सामने आता है, वो टेस्ट दरअसल होता कैसे है। सच उगलवाने का एक जरिया है नार्को टेस्ट। क्या होता है यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सच उगलवाने का एक जरिया है, एक तरीका है। जांच में ट्रुथ ड्रग नाम की साइको एक्टिव दवा दी जाती है। सोडियम पेंटोथोल का इंजेक्शन तो सोडियम पेंटोथोल का एक इंजेक्शन भी इसमें लगाते हैं। दवा से व्यक्ति अर्धचेतना अवस्था में पहुंच जाता है, आधी चेतना में रहता है व्यक्ति। अर्धमूर्छित अवस्था में ही टीम पैटर्न से सवाल करती है और एक तरह से एक डॉक्टर्स की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट और जांच अधिकारी की मौजूदगी में यह टेस्ट होता है। डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक इस टीम में शामिल होते हैं। एक जटिल टेस्ट है। नार्को टेस्ट में व्यक्ति में तर्क क्षमता काफी कम हो जाती है। वो तर्क कम करता है और एक तरह से अर्धमूर्छित आदमी हो जाता है, आधी चेतना में आदमी रहता है। और फिर उससे जब सवाल होते हैं तो वो
ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाता कि उसको कैसे एक तरह से बेवकूफ बनाना है जो टीम है उसको। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है और इसीलिए शायद जो पुलिस की टीम है वो भी ये कह रही है कि थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। लेकिन एक तो आप नार्को टेस्ट के बारे में विस्तार से बताइए कैसे होता है, और दूसरा ये भी कि अभी पुलिस कौन से प्रोसीजर में लगी हुई है। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति से कुछ ऐसी जानकारी जुटानी होती है जो कि वो होशो आवाज़ में नहीं दे रहा है, पुलिस को जांच में गुमराह कर रहा है, तो पुलिस के पास जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट करें या नार्को टेस्ट करें। नार्को टेस्ट जो है वो सबसे लास्ट का टेस्ट होता है। उससे पहले भी कई सारे जो टेस्ट होते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिससे कि इंसान के बारे से जो चीज़ें उगलवाई जा सके। तो नार्को टेस्ट को करने से पहले करीब 2 से 3 हफ्ते की तैयारी होती है। इसके लिए बाकायदा जिसे शख्स का नार्को टेस्ट करवाना होता है उससे सहमति लेनी होती है। उसके बाद उससे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलवाया जाता है। कई सारे वो इंटरव्यू होते हैं उनसे, जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसके व्यवहार को जानते हैं। कई दौर की मीटिंग्स वगैरह होती है, सेशंस होते हैं, और उसके बाद जाकर एक जो टीम बनी होती है उनको सवालों की फहरिस्त दी जाती है। फिर कोई दवाई होती है उसका इंजेक्ट उसको किया जाता है जिससे कि वो जो अर्ध मूर्छित हालत में होता है, अर्ध चेतना में वो चले जाता है, और उसके बाद उससे जो सवाल पूछे जाते हैं वो बताता है। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन की लाइन लेने के लिए एक मेथड होता है जिससे कि पुलिस को लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पता चलती है कि किस दिशा में उसे जांच करनी है और आरोपी जो है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इस टेस्ट का कोई भी जो है अगर कोर्ट में हम कहें तो ये एडमिसिबल नहीं होता। इसको कोर्ट जो है बिल्कुल सबूत के तौर पे नहीं देखती। लेकिन बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये नार्को टेस्ट है जो आपका होगा आफ्ताब का, और श्रद्धा मर्डर केस में रोजाना कई खुलासे भी हो रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि श्रद्धा की हत्या के बाद भी आफ्ताब उसका एटीएम और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता रहा। पुलिस ने जब श्रद्धा के अकाउंट की पड़ताल की तो पता चला कि आफ्ताब ने श्रद्धा के खाते से 54,000 रुपए निकाले, ट्रांसफर भी किए थे। बस फिर क्या था, सारा राज खुल गया और आफ्ताब पर जो शिकंजा है वो कस गया। आफ्ताब ने श्रद्धा को पहले मौत के घाट उतारा और फिर उसी के पैसे से अय्याशी भी कर रहा था। आफ्ताब श्रद्धा की हत्या के बाद एटीएम और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता रहा। आफ्ताब ने श्रद्धा के खाते से 54,000 रुपए निकाले। आफ्ताब ने यह रकम 22 मई से 26 मई के बीच ऑनलाइन ट्रांसफर की ताकि पुलिस को यह साबित किया जा सके कि श्रद्धा ने ब्रेकअप के बाद ये पैसे खुद आफ्ताब को लौटाए हैं। ट्रांसफर के समय श्रद्धा के फोन का लोकेशन छतरपुर मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, आफ्ताब श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी एक्टिव रहता था। आफ्ताब लगातार श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट से अपडेट्स डाल रहा था ताकि सबको लगे कि श्रद्धा जिंदा है और खुद अपना सोशल अकाउंट अपडेट कर रही है। बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन ने आफ्ताब को बेनकाब कर दिया। पूछताछ की तो आफ्ताब ने बताया कि उसे श्रद्धा का मोबाइल पासवर्ड पता था और उसने ही श्रद्धा के फोन से पैसे ट्रांसफर किए। और पहली बार आफ्ताब ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया कि हाँ, मैंने ही श्रद्धा को मारा।